अगर आप भी अप्रैल 2026 एग्जाम के लिए सीरियस हो और अपनी डेट शीट का वेट कर रहे हो, लेकिन पता नहीं कि कैसे एग्जाम को पास करना है, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो अगर हम डेट शीट की बात करें कि आपकी जो डेट शीट है वो कब तक आ जाती है, हालांकि अभी आपकी डेट शीट भी नहीं आई है, अभी टेंटेटिव डेट शीट भी नहीं आई है, ठीक है। लेकिन हम हमारी जो अप्रैल 2025 वाली डेट शीट थी उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि कब एग्जाम स्टार्ट होते हैं और कब एंड होते हैं और कितना एग्जाम में गैप मिल जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, किस तरीके से एनआईओएस का जो सब्जेक्ट का ऑर्डर रहता है वो कैसे रहता है। अगर हम डेट शीट की रिलीज डेट की बात करें तो 6 से 8 हफ्ते पहले आपके एग्जाम से 6 से 8 हफ्ते पहले आ जाती है, मतलब आप मान के चलो फेब में आपकी जो डेट शीट है वो आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अभी आपके पास काफी टाइम है, ये आपका गोल्डन पीरियड है, इस टाइम को ऐसा नहीं करना कि वेस्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट्स का ऑर्डर समझो कि किस तरीके से एनआईओएस की जो डेट शीट आती है उसमें सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। तो पहले कोर सब्जेक्ट रहेंगे, फिर ऑप्शनल या फिर हम कह सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट रहते हैं। मतलब जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके पहले कराए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें एंड में कराया जाता है, आपको मई तक का टाइम मिल जाएगा। काफी बच्चों को ऐसे लगता है कि एग्जाम जो चलते हैं वो मई तक चलते हैं, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होंगे मई तक चलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। मेन सब्जेक्ट होते हैं वो तो अप्रैल में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनल यानी कि जो लैंग्वेज हो गई या फिर आपके जो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं वो एकदम लास्ट मई में कराए जाते हैं। लेकिन आपके मेन सब्जेक्ट की तैयारी आपको जल्दी से जल्दी करनी है, इसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब आपके जो गैप डेज रहते हैं, मतलब डेट शीट में ऐसा नहीं है कि आज पेपर है फिर कल को भी पेपर है फिर परसों को भी पेपर है, ऐसा नहीं होता। आपके एग्जाम्स में क्या मिलता है, आपको गैप मिलता है। किसी पेपर में 5 दिन का गैप मिल जाएगा, किसी में 2 दिन का, किसी में 1 दिन का भी नहीं मिलता, इस तरीके से गैप मिलते हैं। तो यहीं पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि मान लो किसी सब्जेक्ट में उन्हें 5 दिन का गैप मिल गया या 6 दिन का गैप मिल गया, तो उनको लगता है कि 5-6 दिन का गैप मिल रहा है, कोई बात नहीं है। उन सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारे एक आध सब्जेक्ट है पूरा हम 4-5 दिन में पढ़ लेंगे, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लर्न कर लेंगे 4 से 5 दिन के गैप में। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो गैप डेज रहेंगे उसमें जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको समझने में बहुत टाइम लगता है या फिर अभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे, वो आपको जैसे लाइक मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट में, या फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उन सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए या भूल जा रहे हैं चीजों को। इसमें क्या होता है कि काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्किंग है, मतलब वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि चीजें उतनी ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट मोमेंट के लिए अपने किसी सब्जेक्ट को मत रखना है। तो जो गैप डेज है उनको आपको किस लिए रखना है, रिवीजन के लिए। कौन से सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए, जिसमें आप कमजोर हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए आपको ये गैप डेज को रखना है। अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपके एग्जाम को आसानी से कैसे पास किया जाए और कौन सी गलती करने से बच्चे यहाँ पर फेल होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रखिए। जिन सब्जेक्ट में आप वीक हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट आपके थोड़े टफ हैं, लाइक साइंस हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपके हैं, इनको आपको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, इनको आपको पहले कंप्लीट करना है। अभी भी आपके पास काफी टाइम है, आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं, इवन अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 60 to 90 डेज का प्लान बनाना है, जिसमें आपको 1 से 45 दिन यानी कि फर्स्ट से 45 डेज के अंदर आपको अपना सिलेबस देखना है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, कोई वर्किंग है, कोई काम कर रहा है, तो उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करे 60 से 90 दिन के अंदर, ठीक है, उसके लिए नहीं है पॉसिबल। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं, हमें तो सिर्फ पास होना है, हमें कोई ये मतलब कोई कोर्स नहीं करना आगे, हमें जस्ट 10th या 12th क्लास पास करनी है। तो फिर उन बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ने की भी क्या जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कितना टाइम मिल रहा है, आप कितने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कितना टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हैं, ठीक है, दिन में से आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो काम के साथ साथ। तो ये चीज आपको देखनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिलेबस को देखना है। सबसे पहले तो जो 40% सिलेबस है आप उसको एकदम हटा दो। 40% सिलेबस है वो होता है आपका टीएमए का। अगर आपने जब टीएमए बना रहे थे या बहुत पहले जब आपकी बुक्स आई थी या स्टार्टिंग में आपने एडमिशन कराया था, अगर आपने वो तब रीड कर लिए थे तो अच्छी बात है, उससे आपको जानकारी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आते, उन चैप्टर से नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो आपके पब्लिक एग्जाम वाले चैप्टर से आते हैं, ठीक है। तो आपका 40% सिलेबस हट गया। तो आपका जो 60% सिलेबस है उसमें से जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको आपको सबसे पहले करना है।
जो आपके वीक सब्जेक्ट हैं उनको आपको क्या करना है, उन्हें डेली पढ़ना है। उन्हें ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना। लेकिन जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, जिन्हें मतलब जस्ट नॉर्मल आपने पढ़ लिया, कई बार होता है किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि उन्हें जस्ट थोड़ा सा रीडिंग करनी होती है, जो आपके टॉपिक्स होते हैं उन्हें पढ़ना होता है और वो उसके आंसर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन पे आपको क्या करना है, उन्हें आप अल्टरनेटिव डेज के लिए रख सकते हो। आज पढ़ लिया, फिर या फिर कल को या परसों को 3-4 दिन का गैप देके भी आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि काफ़ी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको हम करेंगे और हम पास हो जाएँगे। लेकिन या अदर बोर्ड के बराबर अगर वैल्यू मिल रही है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ईज़ी से कुछ क्वेश्चंस बता दिए वो आ जाएँगे। क्वेश्चंस हो सकता है कि वही आ जाएँ, होता भी है, आते भी हैं वो क्वेश्चन, लेकिन उसकी वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, उसको थोड़ा घुमा-फिरा के पूछ लिया जाता है। अगर स्टूडेंट ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, उसको नहीं पता कि जो टॉपिक्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका जो आंसर है वो ये होगा, यानी कि उस क्वेश्चंस को जो आपने पढ़ कर आए तो उसे डिफरेंट वे में पूछ लिया है, तो फिर आप तो क्या करोगे, आप यही कहोगे कि मैम जो हम क्वेश्चंस करके गए थे उनका वो तो आया ही नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, ठीक है? बस थोड़ा-सा घुमा-फिरा के पूछ लेते हैं, क्योंकि हर साल वो कहाँ से सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चंस नहीं पूछते, सिलेबस के अंदर से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड घुमा-फिरा के मेन ही टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि अदर टॉपिक फालतू के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएँगे, मेन टॉपिक ही पूछे जाते हैं। बस यहाँ पर आपको समझने की ये ज़रूरत है कि आपको थोड़ा-सा टॉपिक को समझना भी है, ठीक है? हो सकता है कि आपको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो कि कैसे-कैसे कौन से चैप्टर्स पढ़ने स्टार्ट करने चाहिए पहले, कौन से ना पढ़ें, कौन से चैप्टर्स को हम बाद में पढ़ें या हम क्या करें? तो उसके लिए वीडियो आएँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको वो वीडियो मिल जाएँगी। अभी आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है आपने ये देख लिया, टिक करना है। पहले सबसे पहले बुक आ गई है अच्छी बात है, तो उसमें टिक कर लो। नहीं आई है, सिलेबस को प्रिंट आउट करा लो और उस पे टिक कर दो कि ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, ठीक है? जो नहीं पढ़ने उस पे ऐसे से कट कर दो, ठीक है? तो इससे आपके ब्रेन को ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हाँ, मुझे क्या-क्या काम करना है, ठीक है? तो आपको जो करना है वो वहाँ पर आप टिक कर दोगे। टिक कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे ये वाला करना है। अब उन चैप्टर्स को आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा डिटेल में आपको डेली पढ़ना नहीं, कुछ नहीं। उस टॉपिक को जस्ट आपको क्या करना है, यूट्यूब पे डालना है, यूट्यूब पे आपको सर्च बार पे जाना है और वहाँ डालना है उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम। पर जो वीडियो आएगी, ठीक है, उस वीडियो को आपको देखना है एंड वहाँ से उस टॉपिक को जस्ट समझना है। वहाँ पर ना ही तो आपको इंग्लिश में लिखना है, ना ही आपको हिंदी में लिखना है, आपको क्या लिखना है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है। मतलब नॉर्मल हम जो व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है उसमें हम लिखते हैं, वैसे लिख लो आप। लेकिन उस पॉइंट की, उस चैप्टर की डेफिनेशन क्या है, उसमें जो पॉइंट्स देखे उनका क्या मतलब है, वो आप जस्ट लिख लो। अभी आपको इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि हमारा तो इंग्लिश मीडियम है, हम आंसर कैसे बनाएँगे, हमारा तो हिंदी मीडियम है, हमें उसमें लिखना है, नहीं। पहले एटलीस्ट आपका जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो, ठीक है? आपको उसका पता तो चले कि वो क्या है उसका मतलब। 1 से 45 दिन के अंदर अपने सिलेबस को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? 1 से 45 दिन के अंदर जितना सिलेबस आपको पढ़ना है, जितना कंप्लीट कर सकते हो, उतना आपको 45 दिन के अंदर कर लेना है। तो उन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, उनके आपको क्या करने हैं, आंसर्स लिखने हैं। गलती से भी बच्चे जो गाइड ले लेते हैं, गाइड में इतने लॉन्ग आंसर्स होते हैं, उनको ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? फिर क्या परेशान होते हैं, स्टार्टिंग की 2-4 लाइन याद होती है, उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। फिर बच्चे परेशान होते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी। आप कितना याद कर सकते हो, जो मेन पॉइंट है ना, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, उससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अपनी अपनी राइटिंग में, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखो, ठीक है? या फिर जो चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बताए जाएंगे उनको आपको लर्न करना है। लेकिन उस टाइम तक आप ये चीज पढ़ चुके होगे तो आपको सिलेबस क्लियर होगा, ठीक है? आपको पता होगा कि उस टॉपिक का क्या मतलब है, ठीक है? फिर उसको याद करने में भी आपको आसानी होगी, ठीक है? उसको अच्छे से आप मेमोराइज कर पाओगे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, अगले 46 टू 70 डेज के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? उसकी प्रैक्टिस करनी है, लाइक मैथ के क्वेश्चन, मैथ है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, फिजिक्स है तो उसमें आपको आपके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, अकाउंट है तो उसमें भी आपको वही करना है, प्रैक्टिस करनी है। या फिर अगर थ्योरी का है तो आपको अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बार बार लिख के देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है प्लस रिवीजन करनी है। रिवीजन किस चीज की करनी है, जो आपने हिंदी में लिखा था कि हाँ इसका ये मतलब होता है, वो मतलब होता है, वो चीज आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है, ठीक है? आज के डेज में आपको रिवीजन करनी है, इससे अलग आपको कोई भी एक भी न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देन उस केस में आप पिछला जितना भी करा हुआ होता है उसको भूल जाते हो, ठीक है? अगर आप ऐसा करते हो तो आप आसानी से पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इजी लेवल के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप PYQ भी देख सकते हैं, NIOS के PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? अब देखिए NIOS में कौन से बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल बुक्स को पढ़ते भी नहीं है, उनका अगर पढ़ भी लिया, जस्ट नॉर्मल ऐसी रीडिंग कर रहे हैं, उसको लिखते नहीं है और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इतना तो आप समझ लो, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, वो चीज आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एग्जाम में भी आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपका 3 आवर्स आपको मिलता है, उसमें आपकी जो स्पीड है लिखने की वो भी बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है,
राइटिंग भी करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। गाइस अगर हम लास्ट मंथ टिप्स की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ रिवीजन करनी है, आंसर्स होते हैं उसको लिख लिख के देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना है, उनमें से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी चैनल पे वीडियो भी आएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है, कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, कौन से तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए। अगर क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछ लिया जाए तब आपको क्या करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। टीएमए की बात करें तो टीएमए का मतलब होता है आपके असाइनमेंट, 20 मार्क्स होते हैं आपके थ्योरी के, इसको आपको जरूर सबमिट करना है। अभी तक नहीं किए तो कर दो, लास्ट डेट 31 जनवरी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए, आपको किसी की हेल्प चाहिए बनाने में या अपलोड करने में, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम प्रैक्टिकल में आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, तो प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी आप इनसे या तो कांटेक्ट कर सकते हैं या खुद से आप बना सकते हैं। इसकी वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैसे फाइल बनानी होती है, कैसा पेज लेना होता है, सब बताया हुआ है, ठीक। गाइस पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है आपके पास, तब उस केस में आपको परेशान नहीं होना, थ्योरी एग्जाम देना। लेकिन अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो पीसीबी क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी है, ठीक है। ये क्लास कब होंगी, एनआईओएल टिकट कब आएगा, जो भी अपडेट होगा चैनल पे मिल जाएगा, यहाँ चैनल से जुड़े रहना, ठीक। अगर हम बात करें एनआईओएस में अप्रैल 2026 के एग्जाम डेट्स की, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि अप्रैल 2025 के एग्जाम कब स्टार्ट हुए थे और कब तक चले थे। तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कब तक हमारे जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल 2026 के, ठीक है। अप्रैल 2025 के एग्जाम थे वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे। जो एग्जाम खत्म हुए थे वो हुए थे 19 मई को, ठीक है। तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट है, अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करें, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मई तक एग्जाम चलते हैं तो अभी तो टाइम काफी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आपके अप्रैल एंड तक ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम अप्रैल 2026 के एग्जाम की बात करें तो वो भी अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, इससे ज्यादा आगे आपके एग्जाम नहीं जाएंगे। आपके या तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, 8 या 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपके 15 तक नहीं पहुंचेंगे, 8 या 10 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और सेम वही मई तक आपके एग्जाम चलते हैं। लेकिन मेन सब्जेक्ट के एग्जाम आपके अप्रैल में ही खत्म हो जाते हैं, तो आप ये समझ लो कि आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। अभी जन फेब मार्च 3 मंथ आपके पास है, अभी आप आराम से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको 60 to 90 डेज का प्लान बताया था, उसमें आपको अगर सेम फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, यहाँ पर हर अपडेट तो आपको टाइम से मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस हो गई, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, अगर आपको क्वेश्चन जो लर्न करके गए थे, जो पढ़ के गए थे वो नहीं आया, अगर कुछ और आया तो आपको क्या करना है, इन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो अगर अब आपके अप्रैल 2026 में एग्जाम होने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके हैं, हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, एंड साथ ही साथ पीवाईक्यू की सॉल्यूशन की वीडियो भी आएगी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए और आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।